नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन सा चैप्टर होता है, परंतु यदि हम त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर हमें बहुत ही आसान सा लगने लगता है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, गणित के अंदर त्रिकोणमिति का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, त्रिकोणमिति के अंदर अनुपात कितने होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी जो टेबल होती है उस टेबल को हम कम से कम समय में किस तरीके से बना सकते हैं या फिर उसकी मानों को हम कम से कम समय में किस तरीके से याद कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति के शब्द के बारे में। त्रिकोणमिति का जो शब्द है वो 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला होता है त्रि, दूसरा होता है कोण और तीसरा होता है मिति। अब हम इनके अर्थ की बात करें तो त्रि का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है भुजाएं, यानी कि 3 कोण व 3 भुजाएं। और हम जानते हैं कि 3 कोण और 3 भुजाएं तो किसके अंदर पाई जाती है, त्रिभुज के अंदर पाई जाती है। यानी कि हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीनों भुजाएं वो उसके तीनों कोणों के मध्य क्या करते हैं, संबंध पढ़ते हैं या फिर संबंधों को व्यक्त करते हैं। अब ये जो संबंध है वो जिनकी सहायता से व्यक्त किया जाएगा उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, अब त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के लिए हम जो त्रिभुज काम में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के लिए जो त्रिभुज काम में लिया जाता है वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे काम में लेते हैं। समकोण त्रिभुज की एक सिंपल सी परिभाषा होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज देखो क्या होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर जो कोण बनाया है वो कितना है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल है या फिर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उस 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। बाकी 2 भुजाएं और बचेगी इसमें। अब बाकी 2 भुजाओं में से एक को हम लंब कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के लिए जो लंब और आधार होता है वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, वो कोण के हिसाब से डिसाइड होता है। अब अगर हम इस वाले कोण की बात करेंगे, जिस कोण को मैंने क्या क्या रखा है, यहाँ पे थीटा से व्यक्त कर रखा है, तो ये वाला जो कोण है वो क्या अपने पास यहाँ पे थीटा से हमने व्यक्त कर दिया। तो 90 के सामने वाली भुजा तो सदैव क्या रहती है, कर्ण का ही काम करती है। लेकिन लंब और आधार इस कोण के हिसाब से अगर अपन डिसाइड करें तो जिस कोण की हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जिस कोण की हम बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा, अब इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, हम लंब कहते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को तो क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, सदैव कर्ण ही कहा जाएगा इसको। लेकिन अगर हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। और बाकी जो इसके साथ वाली भुजा रहेगी, इस एंगल के साथ वाली जो भुजा है उस भुजा को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे आधार से व्यक्त किया जाता है, तो आधार से लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास कितने साइड होती है, कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, जिसमें हम कहते हैं कर्ण, लंब और आधार। अब कर्ण और लंब आधार किस तरीके से, समकोण के सामने वाली भुजा को सदैव क्या कहा जाएगा, कर्ण ही कहा जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा को सदैव क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। और थीटा के साथ वाली भुजा को क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि लंब हमेशा सीधा खड़ा होता है। लंब हमेशा किसके हिसाब से दिया जाता है, कोण के हिसाब से दिया जाएगा। अगर कोण ये वाला है जिसके सामने वाली भुजा को सदैव क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कोण हो जाए, अगर हम इस वाले कोण की बात करेंगे तो इसको कह दिया अपन ने 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है। तो अब इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए इसके सामने वाली जो भुजा है वो किसका काम करेगी, फिर लंब का काम करेगी। तो लंब और आधार किसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, कोण के हिसाब से लिखे जाते हैं, यहाँ पे व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, अब देखो समकोण त्रिभुज में हमारे पास कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब अगर हम इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालें तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है हमारे पास निम्न 3 तरीके से निकल सकता है, या फिर कितने तरीके से निकल सकता है, 6 तरीके से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, देखो 3 भुजाएं हमारे पास, लंब, आधार और कर्ण। अब हम क्या करें, दोनों इन तीनों का एक दूसरे के साथ अनुपात निकाल रहे हैं। तो अनुपात किस तरीके से, देखो अगर मैं लंब का किसके साथ निकालू अनुपात, कर्ण के साथ भी निकाल सकता हूँ। आधार के किसके साथ निकाल सकता हूँ, कर्ण के साथ निकाल सकता हूँ। लंब का किसके साथ निकाल सकता हूँ, आधार के साथ निकाल सकता हूँ। तो ये मेन 3 अनुपात हो गया हमारे पास।
लंब का कर्ण के साथ, आधार का कर्ण के साथ और लंब का आधार के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यानी कि अनुपातों को लिखा यहाँ पे। तो अनुपात जो है किस तरीके से लिखे थे, वो पहला अनुपात लिखा मैंने किसके साथ, लंब का अनुपात लिख दिया मैंने किसके साथ, कर्ण के साथ। तो एक अनुपात तो ये बनेगा। दूसरा आपने लिख दिया किसका, आधार का कर्ण के साथ लिख दिया आपने, दूसरा अनुपात ये बन जाएगा। तीसरा अनुपात लिखते हैं हम किसका, लंब का आधार के साथ। तो ये तीसरा अनुपात लिख दिया हमने किसका, लंब का आधार के साथ। तो हमने इसकी तीनों भुजाओं का एक दूसरे के साथ अनुपात निकाला। तो तीन अनुपात हमने निकाल लिया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों अनुपातों को त्रिकोणमिति के अनुपातों के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, देखो लंब बटे कर्ण जो हमारा अनुपात है, इसकी दो भुजाओं का अनुपात है। इस अनुपात को हम यहाँ पे एक नए नाम की सहायता से व्यक्त करते हैं, जिसको अपन कहते हैं साइन। लेकिन साइन के साथ कौन सा एंगल लिया अपन ने, थीटा वाला लिया है। तो जो लंब बटे कर्ण वाला जो अनुपात था, लंब बटे कर्ण, इसको तो किससे व्यक्त किया जाता है, साइन थीटा से व्यक्त किया जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये बनता है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है अपने पास। ठीक है, दूसरा अनुपात क्या बना, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण को हम इसकी सहायता से व्यक्त करेंगे, जिसको क्या पढ़ेंगे हम, कोस थीटा। तो कोस थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है लंब बटे आधार, जिसको व्यक्त किया जाता है किससे, टेन थीटा से। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जब हमने तीन अनुपात व्यक्त किए, यहाँ पे तीन अनुपात बनाया, तो पहले वाले को तो हमने क्या किया दिया, साइन थीटा, जो कि लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, जिसको हमने क्या किया दिया, कोस थीटा। और तीसरा होता है लंब बटे आधार, जिसको हमने क्या किया दिया, टेन थीटा कह दिया। तो ये तो मेन हमारे पास तीन अनुपात हो गए। अब अगर हम इनके विलोम कर दे वापस, इनके उल्टे भी तो कर सकते हैं। हमने लंब बटे कर्ण निकाला, तो हम कर्ण बटे लंब भी निकाल सकते हैं। तो चौथा जो अनुपात बनेगा उसको हमने क्या कह दिया, कर्ण बटे लंब कह दिया। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। फिर आधार बटे कर्ण को हम क्या कह सकते हैं, कर्ण बटे आधार हमने इसको कह दिया। और तीसरा लंब बटे आधार है, इसको भी क्या कह सकते हैं हम, आधार बटे लंब कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास तीन भुजाएं हैं और तीनों का अगर हम अनुपात निकाले तो कितने तरीके से निकल सकता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तीन तो इस तरीके से, बाकी इनके उल्टे कर लो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये तीन तरीके से और निकल सकता है। और इन तीनों अनुपातों को भी हम क्या करेंगे, तीन नए नामों की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो कर्ण बटे लंब को क्या लिखा जाएगा, कोशेक थीटा के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि कर्ण बटे लंब को क्या लिखते हैं अपन, कोशेक थीटा। ऐसे अगर हम कर्ण बटे आधार की बात करें तो कर्ण बटे आधार को किससे लिखा जाएगा, सेक थीटा से। और आधार बटे लंब को किससे लिखा जाता है, कोट थीटा से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो अनुपात बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 अनुपात बनते हैं। और 6 अनुपात के आधार पर ही हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। जिसमें से मेन तो क्या होते हैं, तीन होते हैं, साइन कोस टेन। बाकी अगर इनके विलोम कर देंगे तो लंब बटे कर्ण को हमने कह दिया कर्ण बटे लंब, और इसको लिखा जाएगा कोसेक से, इसको लिखा जाएगा सेक से, और इसको किससे लिखा जाएगा, टेन से लिखा जाएगा। तो कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो पहला हमारे पास क्या है, साइन। अब साइन का सूत्र अगर अपन देखें तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और अगर हम कोसेक का सूत्र देखें तो कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। यानी कि इसका जस्ट क्या हो गया, विलोम हो गया, उल्टा हो गया हमारे पास। ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया। तो मैं एक काम करूं, साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा जो है वो किसका विलोम है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, विलोम के रूप में लिख दूं, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लेकिन किसमें, बटे में। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे कोसेक थीटा। यानी कि इसका विलोम हो गया, और विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम कोस को अगर लिखना चाहें तो कोस बराबर क्या हो जाता है, इसका विलोम कर दो, विलोम का मतलब बटे के रूप में लिख देंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, शेक थीटा लिखा जा सकता है। यानी कि साइन का विलोम तो क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस का विलोम क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। ठीक, ऐसे हम किसको लिख सकते हैं, टेन को भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोट थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। साइन का विलोम कोसेक होता है, कोस का विलोम सेक होता है, और टेन का विलोम क्या होता है, कोट होता है। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन को कोसेक कोट आगे यहाँ ले जाओ तो कोसेक थीटा का विलोम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। सेक का विलोम क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। और कोट का विलोम क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन हो जाएगा। यानी कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये एक दूसरे के भी क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जिनमें किस किस का, साइन का विलोम तो होता है कोसेक थीटा, और कोसेक का विलोम वापिस क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है।
ऐसे ही कोस का क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा वापस क्या हो जाएगा कोस थीटा होता है। और ऐसे ही टेन का क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो ये 6 मेन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। और इनके जो सूत्र है वो होते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। बाकी तीनों के विलोम हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर 2 मेन और सूत्र बनते हैं हमारे पास। अगर मैं साइन थीटा में कोस थीटा के मान का भाग दे दूं, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा में कोस थीटा के मान का भाग देता हूं, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर मैं साइन थीटा में कोस थीटा के मान का भाग दे दूं, तो इन दोनों का भाग देंगे, और इन दोनों का भाग देंगे तो कर्ण से कर्ण भी कटेगा, और कर्ण से कर्ण कटेगा, तो उस स्थिति में क्या बन जाता है लंब बटे आधार ही बचता है हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने साइन के मान में कोस के मान का भाग दिया, साइन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कोस का होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर हम इस वाले मान में इसका भाग देंगे, कर्ण से कर्ण उड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार तो हम जानते हैं कि किसका होता है टेन का होता है हमारे पास। यानी कि इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा जो है वो एक किसका भी सूत्र बनता है, टेन थीटा का भी क्या बन जाता है यहाँ पे सूत्र बन जाता है। ठीक, ऐसे अगर मैं अब टेन का बन रहा है तो टेन का विलोम तो कौन होता है कोट होता है। तो अगर मैं इसी चीज को उल्टा करके भी लिख दूं यहाँ पे, यानी कि कोस थीटा बटे अगर मैं साइन थीटा भी लिख दूं, तो ये किसका बन जाता है हमारे पास कोट का सूत्र बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, जिसमें से मेन होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। और किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए इनके जो मान होते हैं लंब आधार और कर्ण, इसकी जो 3 साइड होती है उनके बीच में जो अनुपात बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके 6 सूत्र होते हैं, बाकी 6 में तीनों एक दूसरे क्या होते हैं उल्टे होते हैं। बाकी एक बनता है साइन का, साइन बटे कोस बराबर टेन होता है, और कोस बटे साइन बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये मेन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात तो हो गया हमारे पास, कितने 6 हो गए, और 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम क्या करेंगे मान निकालते हैं। मान जो है हमारे पास वो कुछ ही कोणों पे निकलता है। जैसे हम सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास कौन कौन से साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम कुछ कोणों पे निकालते हैं। अब किस किस कोण पे निकलता है देखो, एक तो हम निकालते हैं किस पे 0 डिग्री पे, दूसरा हम निकालेंगे इसका मान किस पे 30 डिग्री पे, फिर निकलेगा 45 पे, फिर 60 पे और 90 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो हम निकालेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। यानी कि केवल 5 कोणों पर ही हम क्या कर सकते हैं इनका मान निकाल सकते हैं। तो 0, 30, 45 और 60 और 90 के हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जो है उसके सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं कोणों पर आधारित है। यानी कि अगर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए इन कोणों का मान याद कर लेते हैं या फिर इनको निकालना सीख जाते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे यहाँ पे आसानी से हल कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों के लिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या करेंगे एक टेबल बनाना सीखेंगे। यहाँ पे टेबल के मानों को धीरे धीरे याद भी करेंगे, पर पहले हम टेबल को बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो टेबल केवल कौन कौन से कोण के लिए निकलेगी 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में। त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो सारणी हमने यहाँ बना रखी है, और सारणी के अंदर जो मान होते हैं वो केवल कौन कौन से कोण पे निकलते हैं 0 पे निकलता है, 30 पे निकलता है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये सारे के सारे मान हमने रेडियन में भी लिख रखे हैं और इनको हमने डिग्री में भी लिखा हुआ है, यानी कि 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 ये रेडियन के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान केवल हमारे पास 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे निकलेगा फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के मान निकालेंगे यहाँ पे। अब अगर हम सभी के मानों को याद रखना चाहे यहाँ पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक के लिए 5-5 मान होंगे, तो टोटल 25 मान याद रखना क्या होता है थोड़ा कठिन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी टेबल को बनाना सीख लेते हैं। टेबल को बनाने के लिए हमें एक भी मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सारे के सारे मान हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बिना याद किए क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। तो एग्जाम के अंदर जब भी इससे संबंधित कोई सवाल आता है तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के बाद हम जितने भी क्वेश्चन इसके एग्जाम के अंदर आएंगे उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे टेबल की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो मानों को याद करने से बड़े हम उसकी टेबल को बनाना सीखते हैं, क्योंकि टेबल बनाने में 1 या 2 मिनट का समय लगेगा हमें। बस हमें शुरुआत में इसकी एक जो मान है केवल साइन का मान वो निकालना पड़ेगा, बाकी तो हम
ट्रिक की सहायता से इनके सभी मानों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन के मानों को निकालते हैं कि साइन के मान किस तरीके से निकाले अपन यहाँ पे। साइन के अगर हमें मान पता लग जाते हैं तो हम सारे के सारे मान क्या करेंगे, फिर आसानी से निकालेंगे। तो पहले साइन के मानों को निकालते हैं। अब देखो साइन के मान किस तरीके से निकालेंगे हम। हमारे पास क्या है, देखो हमें कितने मान निकालने हैं, 5 मान निकालने हैं यहाँ पे। 0, 30, 45, 60 और 90, यानी कितने मान निकालने, 5 मान निकाले। तो हम साइन के मान निकालते हैं। अब 5 मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले 5 संख्या लिखेंगे यहाँ पे। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 संख्या ले ली। देखो 5 संख्या हमने कौन कौन सी ली, 5 संख्या हमने 0 से ली है। पहले हमने 0, 0, 1, 2, 3 और 4, ये हमने कितने अंक ले लिए, 5 अंक ले लिए, क्योंकि हमें कितने मान निकालने हैं, 5 ही मान निकालने। तो हमने कितने अंक ले लिए, यहाँ पे 5 अंक ले लिए, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये जो अंक है, ये 5 अंक हो गए। इन सभी अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है हमारे पास, इन 5 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 5 अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, हमारे पास 4 है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा काम, पहला काम तो हमने क्या कर दिया, 5 अंक ले लिए यहाँ पे। और दूसरे काम में हम क्या करेंगे कि इन 5 अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या है, उस सबसे बड़ी संख्या से हम क्या करेंगे, इन सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 4 है। उस 4 से हमने क्या कर दिया, इन सभी संख्याओं में क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो हमने क्या किया, उस 4 से इन सभी संख्याओं में क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 0 में जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। 1/4 ये कैंसिल नहीं होता है, तो इसको हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया। ठीक, अब देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कटा है, इसको लिख दिया हमने कितना, 1/2। ये हो जाएगा कितना, 3/4। और ये 4 से 4 पूरा ही कैंसिल हो गया, तब कितना बचा हमारे पास, केवल 1 बचा है। ठीक, तो ये दूसरा काम हो गया। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखी, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबसे बड़ी संख्या जो थी हमारे पास, उस सबसे बड़ी संख्या से हमने क्या कर दिया, सबको भाग दे दिया। यहाँ पे 4 का हमने सब में भाग दे दिया। अब 4 का भाग देंगे तो क्या बचा, यहाँ 0 बचा, ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और ये कितना बचा, 1 बचा। ठीक, अब तीसरा काम हम क्या करते हैं, हम इन सभी संख्याओं पे क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, सभी पे वर्गमूल लगा दिया। सभी संख्याओं पे हमने क्या करते हैं, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे। अब अंडर रूट लगाने के बाद देखो क्या आंसर आएगा, 0 का वर्गमूल तो सदैव क्या होता है, 0 होता है। 1/4 का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का क्या रहेगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट के 2 होता है। इसका अगर निकालेंगे तो 3 का तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, केवल 1 ही होता है हमारे पास। ठीक, तो ये 5 मान निकल गया कि हमारे पास। पहला मान 0 है, दूसरा कितना 1/2 है, तीसरा 1/√2 है, ये √3/2 और ये कितना आ गया, फिर लास्ट में 1 आ गया। तो ये जो 5 मान निकले हैं, ये 5 मान किसके हो गए हमारे पास, साइन के 5 मान हो गए हमारे पास। ठीक, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, कैसे निकालेंगे, पहले हमने 5 संख्या लिखी है, फिर सबसे बड़ी संख्या का सब में भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उन सभी संख्याओं पे हमने क्या कर दिया, अंडर लगा दिया। अंडर लगाने के बाद हमने केवल इस तरीके से लिखा है। तो ये 5 मान हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो ये सारे मान किसके निकल के आएंगे, साइन के निकल के आएंगे। तो हमने साइन के मानों को यहाँ पे लिखा देखो। तो साइन का पहला मान क्या हो गया, 0, यानी कि साइन का 0 डिग्री पे मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक, अब हम साइन का 30 डिग्री पे निकालेंगे तो कितना आएगा, दूसरा मान 1/2 हो जाएगा। साइन का अगर मैं 45 डिग्री पे निकालूंगा तो 1/√2 हो जाएगा। साइन का अगर मैं 60 डिग्री पे निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √3/2। और साइन का जब हम 90 डिग्री पे निकालते हैं तो मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमने एक भी मान याद करने की आवश्यकता नहीं, एक भी मान हमने याद नहीं किया। यहाँ पे हमने केवल सारे के सारे मान निकाले। साइन के केवल मान निकल जाएंगे, बाकी तो हम ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। तो पहला जो मान है वो साइन का पूरा मान निकाल लिया अपन ने, 0, 1/2, 1/√2, अंडर के 3/2 और 1, ये हमने साइन के मान निकाल दिए। अब बाकी कैसे निकालते हैं, देखो साइन का जब हमारे पास निकल जाएगा तो हम दूसरा मान किसका निकालेंगे, कोस का निकालेंगे। कोस का मान निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने जो साइन का मान निकाला यहाँ पे, इस साइन के मान को हम पीछे से लिख देंगे। हम साइन के जो मान निकाल रखे हैं, इन साइन के मान को पीछे से लिख दो। पीछे का मतलब हो गया कि ये जो 1 है, इस 1 को तो मैं लिखूंगा आप सबसे आगे, पीछे से लिख रहे हैं आप। साइन के लास्ट वाले मान को पहले लिख दिया, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, √3/2 लिख दिया हमने। फिर इस वाले को तो यही लिख देंगे, 1/√2 लिख दिया अपन ने। 1/2 को हम यहाँ लिखेंगे और 0 को हमने कहा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया किसका मान, कोस का मान। तो केवल साइन का हमने बनाया है, बाकी कोस का हमने कैसे लिखा, साइन के मान को हमने पीछे से लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया।
ये एक यहाँ पे आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2, 1/2 और 0 आ गया। तो कोस का भी हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब हम किसका लिखेंगे, जब साइन का और कोस का लिख जाएगा तो अब हम किसका लिखेंगे, अब हम लिखेंगे किसका, टेन का लिखेंगे। तो टेन का कैसे लिखेंगे, देखो साइन का कोस का निकलने के बाद हम किसका लिख रहे हैं, हम टेन का लिख रहे हैं। तो टेन का कैसे लिखेंगे, देखो टेन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। टेन के लिए हम क्या करेंगे कि साइन का जो मान हमें दे रखा है, ठीक, जो हमने निकाला है, और कोस का जो मान हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, साइन वाले मान में अगर मैं कोस वाले मान का भाग दूंगा तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, टेन का मान आ जाएगा। तो टेन का भी हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 में अगर √3/2 का भाग देंगे, इस वाले मान में इस वाले मान का भाग देंगे तो 2 से तो 2 कटेगा, ऊपर केवल कितना बचेगा 1, और नीचे केवल कितना बचेगा √3। तो 10 का निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइन वाले मान में किसका भाग दे रहे हैं, कोस वाले मान का भाग दे रहे हैं। तो साइन 0 में 1 का भाग 0 बार, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा कितना √2 बचा। जब इसमें इसका भाग दोगे तो √2 से √2 कटेगा, 1/1 बचेगा, नहीं टोटल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, अब देखो आगे √3/2 में जब 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर कितना बचा √3, और बटे में कितना बचा 1। तो बटे वाले 1 को नहीं लिखते हैं। तो इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर केवल कितना बचेगा √3। ठीक, अब हमें यहाँ याद रखने की आवश्यकता है थोड़ा सा, 1/0 मतलब 1 में किसका भाग दे रहे हैं अपन, 0 का। यानी कि जब हम 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ऊपर चाहे कोई सी भी संख्या हो, लेकिन अगर बटे में 0 आता है तो उस स्थिति में इसका कोई मान नहीं आता है, और इसको हम केवल क्या कहते हैं कि अनंत मान आता है हमारे पास। यानी कि 1 में जब 0 का भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं है कि मान कितना आएगा, उसको हम क्या लिख देते हैं, अनंत आएगा। और अनंत को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी संख्या के बटे के अंदर नीचे अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका सदैव मान कितना आएगा, अनंत आता है। तो ये हमने क्या लिख दिया, 1/0 क्या लिख दिया यहाँ पे, अनंत लिख दिया। ठीक है, तो ये मान हो गया हमारे पास किसका, 10 का। साइन वाले मान में किसके मान का भाग दे दिया अपन ने, कोस वाले मान का भाग दे दिया, तो किसका आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। तो ये 10 का हो गया। अब जब 10 का निकल जाएगा तब किसका निकालेंगे हम, कोट का। जब 10 का निकल जाएगा तो कोट का बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। कोट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस 10 वाले ही मान को, ठीक है, कोट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 वाले ही मान को हम क्या करेंगे, अब पीछे से लिखेंगे। तो 10 वाले ही मान को पीछे से लिखेंगे, इसका मतलब जो लास्ट में तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा लास्ट में, 0 आ जाएगा। ठीक, तो 10 का निकलने के बाद जब हम कोट का निकालेंगे तो कोट का बहुत आसान है। 10 वाला जो मान हमने निकाला है उसी मान को हम क्या करेंगे, हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने क्या लिख दिया, अनंत लिख दिया, फिर लिखा हमने कितना, √3, फिर लिखा हमने 1, फिर लिखा हमने 1/√3, और फिर क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया। ठीक, तो ये 4 मान हो गए हमारे पास। ठीक, पहले साइन का हमने बनाया, फिर कोस का लिखने के लिए साइन वाले मान को पीछे से लिख दिया, फिर 10 का लिखने के लिए साइन में कोस का भाग दे दिया, और जब कोट का लिखना है तो इस 10 वाले मान को हमने पीछे से लिख दिया। अब बचे केवल हमारे पास कितने मान, 2 मान बचे हुए। अब 2 को कैसे लिखेंगे, देखो इस सेक के मान को लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, सेक के मान को लिखने के लिए हम कोस वाले मान पे चलते हैं। सेक को लिखा जाएगा किसकी सहायता से, कोस की सहायता से। तो हम किसका लिख रहे हैं, पहले सेक का लिख रहे हैं। तो सेक का देखो कैसे लिखेंगे हम, कोस के जो मान थे हमारे पास, सेक का मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कोस के मान हैं, इन कोस के मानों का हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। कोस के मानों का क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। अब उल्टा कैसे होगा, देखो कोस का जो पहला मान है वो कितना, 1 है, और 1 के नीचे से क्या रहता है, 1 के रहता है। तो अगर हम 1 का उल्टा करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जब हम सेक का मान लिखेंगे किसकी सहायता से, कोस की सहायता से, तो कोस के मान का उल्टा करो। कोस के मान का उल्टा करेंगे मतलब 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। फिर आ जाओ √3/2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर आ जाओ आप यहाँ पे 1/√2 का उल्टा करो, √2/1 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है हमारे पास। ठीक, तो हमने सेक का कैसे निकाला, कोस का जो मान दे रखा था उस कोस के मान का क्या कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को लिख दिया हमने नीचे लिख दिया। ठीक, तो ये विलोम हो गया है। किसका निकाला अपन ने, इसे सेक का निकाला। अब हमें किसका निकालना है लास्ट में,
कोसेक का निकालना है तो कोसेक के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो सेक का मान निकाला है, सेक के मान को पीछे से लिख दो आप। इस वाले मान को यहाँ लिख देंगे, इस वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख दिया हमने अंडर रूट के 2 लिख दिया, फिर आएगा 2 बटे अंडर रूट के 3 आएगा, और फिर ये एक मान क्या हो जाएगा लास्ट में लिख देंगे हम। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोसेक का भी क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। तो बहुत आसान है, हमने एक भी वैल्यू को याद नहीं किया, हमने केवल मान बनाना सीखा है। पहले हमने किसका बनाया, साइन का मान बनाया, साइन का जो मान है वो किस तरीके से बनाया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 1/2, 1/√2, √2, 3/2 और 1। तो ये साइन के मान हो गए हमारे पास। ठीक, तो साइन के मान हमने लिख दिए यहाँ पे। अब साइन के बाद किसका निकालना है, कोस का निकालना है, तो कोस के लिए हम क्या करेंगे, साइन के मानों को पीछे से लिख देंगे, ये पीछे से लिख दिया हमने। अब किसका निकालना है, हमें tan का निकालना है, तो साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देंगे। हमने साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दिया, ये आ गया हमारे पास। tan हो गया, tan के बाद हमें कोट का निकालना है, तो tan के मानों को पीछे से लिख दो आप। इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से हमने पीछे लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। अब जब कोट का जाए फिर हमें निकालना है किसका, सेक का। सेक का निकालने के लिए हम कोस पे चलेंगे, क्योंकि सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो सेक का निकालने के लिए हम कोस पे आ गए, और कोस के जो मान दे रखे थे उनका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, विलोम कर दिया। तो विलोम करेंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा हो गया 2/√3, इसका उल्टा √2 के 2/1, इसका उल्टा 2/1, और इसका उल्टा क्या हो गया, अनंत। ठीक, 0 का उल्टा मतलब क्या होता है, 1/0, और 1/0 क्या लिखा जाता है, अनंत लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक, अब सेक का आ गया, तो सेक के बाद हम किसका निकालना है, कोसेक का। कोसेक का बहुत आसान है, और कोसेक का निकाल लिया अपन ने, इस सेक के मान को हमने क्या कर दिया, पीछे से लिख दिया। तो ये आ जाएगा सेक, फिर आ जाएगा 2, फिर √2, 2/√3, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय सारणी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि अगर इसके मानों को हम याद करेंगे तो बहुत सारे मान है, और याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी सारणी को बनाना सीख जाएंगे, जिससे कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे सारणी को बना देंगे, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस सारणी को बनाने में हमें 1 मिनट से ज्यादा या 1 से 1.5 मिनट का समय ही लग पाएगा। तो हमने सारणी को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। तो सारणी बनाना अगर सीख जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम इसके हम हल करेंगे।